फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको नेक्स्ट विराम चिन्ह के बारे में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर विराम चिन्ह में आगे के बारे में। ओके, तो आइए समझिए। आज हम पढ़ेंगे निर्देशक चिन्ह से। देखिए, निर्देशक चिन्ह क्या होता है। किसी को संकेत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। इसे संयोजक चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे मोहन ने कहा कि मैं नंदा नगर में रहता हूँ। अब निर्देशक चिन्ह में क्या होता है दोस्तों, कि हम किसी भी चीज़ को समझाते हैं, जैसे संकेत करते हैं। जैसे मैंने संकेत किया कि रहती हूँ मैं उज्जैन नगर में रहती हूँ, मैंने ऐसा बोला। अब मैंने बोला है, लेकिन मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है श्वेता। तो श्वेता, फिर निर्देशक चिन्ह लगाया जाएगा और फिर लिखा जाएगा कि मैं उज्जैन नगर में रहती हूँ। ओके, आया आपको समझ में। नेक्स्ट है हमारा दिशा सूचक चिन्ह। ये जो होता है दिशा सूचक चिन्ह हमारा, देखिए ये हमारा निर्देशक चिन्ह जैसे ही होता है, लेकिन निर्देशक चिन्ह हमारा बड़ा होता है और दिशा सूचक चिन्ह हमारा छोटा होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को दर्शाता है तथा पद परिचय में दिशा सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए हम उदाहरण को समझ लेते हैं। जैसे रमेश, व्यक्तिवाचक संज्ञा, चक्रपाणी, बहुब्रीहि समास। यानी कि जहाँ पर भी हम किसी ऐसी बात को बोले जो संज्ञा में आती हो, सर्वनाम में आती हो, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बन के जो बनी हो। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से मिलके बनी है। पद परिचय दिशा सूचक चिन्ह का प्रयोग इस जगह पे हम करते हैं। जैसे हमने कहा चक्रपाणी, तो चक्रपाणी में कौन सा समास लगेगा, तो वहाँ पे हम किसी ने बोला कि बहुब्रीहि समास। रमेश, तो रमेश क्या है, तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम आता है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे दिशा सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, इसको हम समास चिन्ह भी बोलते हैं और संबंध चिन्ह भी बोलते हैं। योजक चिन्ह जो होता है वो भी हमारा दिशा सूचक चिन्ह जैसे ही होता है, लेकिन ये दिशा सूचक चिन्ह से भी छोटा होता है। देखिए, दिखाई दे रहा है आपको, ये जो हमारा निर्देशक चिन्ह था ये सबसे बड़ा था, इससे छोटा था हमारा दिशा सूचक चिन्ह और इससे भी छोटा है हमारा योजक चिन्ह। देखिए, अब हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। किन्हीं दो शब्दों के बीच संबंध बताने के लिए, जैसे समानार्थी शब्द हुए, विलोम शब्द हुए, ऐसे चिन्हों का प्रयोग जहाँ पर किया जाता है उनमें हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे माता, योजक चिन्ह पिता। मुख, योजक चिन्ह दर्शन। यानी कि जहाँ पर भी विलोम शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो, समानार्थी शब्द हो, जहाँ पे दो शब्द इस तरह से हम लेते, जैसे माता, पिता, मुख, दर्शन, हमने कुछ भी विलोम शब्द लिखा तो वहाँ पे हम बीच में क्या लगाएंगे, योजक चिन्ह लगाएंगे। तो आप लोगों को योजक चिन्ह भी दोस्तों समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा कोष्टक चिन्ह। देखिए, कोष्टक चिन्ह में क्या होता है, इस तरह से कोष्टक चिन्ह भी बनाया जाता है, इस तरीके से भी बनाया जाता है, इस तरीके से भी बनाया जाता है, अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं। किसी परिभाषा में किसी शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इससे परिभाषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि उदाहरण समझते हैं हम। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि हमने उदाहरण समझा, परिभाषा हमने लिखी कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब जो ये कोष्टक में लिखा हुआ है इसको भले हम ना लिखें तो भी हमारा उदाहरण, तो भी हमारी परिभाषा सही है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। यानी कि वायु जो हमारे मुख के विभिन्न भाग हैं, तो कौन कौन से भाग होते हैं, कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है। तो ये हमने काय में लिखा, ये हमने लिखा हमारे कोष्टक चिन्ह में। तो अगर इस परिभाषा का अर्थ क्या है कि कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर, किसी शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए। इसे इसका परिभाषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि अगर हम परिभाषा में ये कोष्टक चिन्ह लगाने वाले शब्द ना भी लिखेंगे तो भी परिभाषा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमको स्पष्ट क्लियर रूप से लिखना है तो फिर हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करके और इनको लिखेंगे।
आप लोगों को दोस्तों समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यानी कि जहाँ पर भी हमको किसी शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है, पूरा डिटेल में हमें बताना है कि मुख के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं, कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है, उनको क्या कहते हैं हम स्पर्श करती हुई जब हवा बाहर निकलती है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो वहाँ हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट है हमारा लाघव विराम चिन्ह। देखिए इस तरीके से होता है लाघव विराम चिन्ह, दिखाई दे रहा है ये। किसी शब्द विशेष को संक्षिप्त करने के लिए शब्द के पहले वर्ण के बाद जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे लाघव चिन्ह कहते हैं। इसे संक्षेप चिन्ह भी कहते हैं। जिसे ये लिखा रहा, माँ लिखा, फिर हमने क्या लगाया लाघव विराम चिन्ह, फिर प्रा, यानी माँ से क्या बना मध्य और प्रा से क्या बना प्रदेश। मध्य प्रदेश को हम इस तरीके से शॉर्टकट में लिख सकते हैं लाघव विराम चिन्ह लगाकर। उत्तर प्रदेश को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि हम पूरा डिटेल में ना लिखते हुए हम लाघव विराम चिन्ह लगाकर इसको छोटे अक्षरों में लिख सकते हैं। तो आप समझ में आ चुका होगा आप लोगों को किसी भी शब्द को अगर हम संक्षिप्त करने के लिए शब्द के पहले वर्ण के बाद लाघव विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमारा समता तुल्यता बराबर चिन्ह, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये, इसको बोलते हैं समता या फिर तुल्यता या फिर बराबर का चिन्ह, कुछ भी बोल सकते हैं। दो शब्दों के मूल्य को बराबर बताने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे समता चिन्ह कहते हैं या फिर तुल्यता चिन्ह कहते हैं या फिर बराबर का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे योगरूढ़ शब्द बराबर बहुब्रीहि समास, अनपढ़ बराबर अशिक्षित, यानी अनपढ़ कोई है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनपढ़ को अशिक्षित भी बोलेंगे। इसी तरह से योगरूढ़ शब्द जो होते हैं वो बहुब्रीहि समास में आते हैं। तो जहाँ पे बराबर जैसी बातें हों, बराबर एक जैसा कुछ भी हो, वहाँ पर हम बराबर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि दो शब्दों के मूल्य को बराबर बताने के लिए बराबर के चिन्ह का समता तुल्यता या बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्यतुपादक विराम चिन्ह। ये इस तरीके से होता है व्यतुपादक विराम चिन्ह। किसी शब्द की उत्पत्ति को दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे व्यतुपादक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण समझ लेते हैं हम, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, खड़ी बोली। अब व्यतुपादक विराम चिन्ह में क्या होता है, किसी भी शब्द की उत्पत्ति को दर्शाने के लिए, जैसे कि सबसे पहले हमने उदाहरण में समझा संस्कृत, संस्कृत में फिर हमने क्या लगाया, व्यतुपादक विराम चिन्ह लगाया। तो संस्कृत के बाद क्या आता है, पाली आता है, पाली के बाद फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश भाषा आई, फिर अवहट्ट भाषा आई, फिर हिंदी भाषा आई और फिर खड़ी बोली नाम दिया गया। इसी की जगह अगर हम इसको इस तरीके से व्यतुपादक विराम चिन्ह लगाते उल्टा हो जाता है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर इस तरीके से निशान लग रहा है यानी कि सबसे पहले क्या आता है, संस्कृत आया है, फिर पाली आई है, फिर प्राकृत आया है। तो इस तरीके से व्यतुपादक विराम चिन्ह का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाठ टिप्पण या फिर तारक चिन्ह भी कहते हैं। पाठ टिप्पण में इस तरीके से प्लस, माइनस, पॉइंट, 1, ये सब जो चिन्ह होते हैं ना, ये पाठ टिप्पण तारक चिन्ह कहलाते हैं। किसी पृष्ठ पर दिए गए शब्द कथन का संदर्भ बताने के लिए उस शब्द के पास या तो पहले या बाद में चिन्ह लगाया जाता है, उसे पाठ टिप्पण तारक चिन्ह कहते हैं। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं तो हम हेडिंग डालते हैं, या फिर हम देखते हैं कि कौन से नंबर पे कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, उसमें अलग अलग हेडिंग है, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि इस तरह से चिन्ह बने होते हैं, यही पाठ टिप्पण या तारक चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट है हमारा तिर्यक विराम चिन्ह। तिर्यक विराम चिन्ह कैसा होता है हमारा, ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, किन्हीं दो शब्दों के बीच अंतर या विकल्प बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें तिर्यक विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम समझते हैं, छात्र लिखा और छात्रा लिखा। छात्र एक लड़का है, छात्रा एक लड़की है। अब इसके बीच में हमको दोनों में से एक ऑप्शन बताना है, यानी मान लो सही विकल्प आए हमारे एग्जाम में, तो दोनों में से एक हमें बताना है, तो उसमें बीच में क्या लगेगा, तिर्यक विराम चिन्ह लगेगा। श्रीमान या श्रीमती, तो बीच में क्या लगा हमारा, तिर्यक विराम चिन्ह। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर भी सही विकल्प बताने वाली बात आती है वहाँ पे तिर्यक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, आज मैंने आगे की विराम चिन्ह आप लोगों को समझाए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और जो हमारे विराम चिन्ह बचे हुए हैं उनको पढ़ेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।